हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। सो वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। आज से हम लोग अपना बायोलॉजी वाला पार्ट चालू करने वाले हैं बेटा। आज से हम लोग आपके 10th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का पार्ट चालू करेंगे, जिसमें आपको पहला चैप्टर तो लाइफ प्रोसेसेस दिख रहा है बायोलॉजी में, लेकिन वो चैप्टर हम बाद में लेंगे। जो चैप्टर हम आज चालू करने वाले हैं वो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर हम आज चालू करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, पूरा नाम वहाँ पे आप अपना टाइप कर लीजिए। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जब हम इस कंट्रोल वर्ड की बात करते हैं, कंट्रोल वर्ड हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या है बेटा? कंट्रोल, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी स्पीच को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं अपने हैंड के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हूँ, है ना। ये सारे मूवमेंट्स को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं चल रही हूँ तो मैं अपने लेग के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हूँ। इसी तरीके से मेरे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी कंट्रोल्ड मैनर में काम कर रहे हैं, है ना। हमको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप हो रहा है। जैसे कि हार्ट एक फिक्स्ड रेट से ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट बीट करता है ना। वो बीट्स ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वो कम भी नहीं होनी चाहिए, वो कंट्रोल होनी चाहिए। किडनी ने अपना फंक्शन कंट्रोल तरीके से करना चाहिए। कंट्रोल तरीके से मतलब उसने प्रॉपरली ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहिए, यूरिन फॉर्मेशन करनी चाहिए, है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में होते रहती है। जैसे हम चाह रहे अभी चलूँ मैं, तो मैं अपने बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रही हूँ, उनको एक तरीके से ऑर्डर दे रही हूँ कि अभी मुझे मूव करना है, अपना कदम आगे रखना है ना। तो ये एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, कि हमारे बॉडी में कैसे ये एक्टिविटीज़ होती है। नॉट ओनली इन आवर बॉडी बट प्लांट के बॉडी में भी। प्लांट का जो बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका एनाटॉमी है, उसका स्ट्रक्चर है, वो बहुत सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स या एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन क्या उसमें कंट्रोल नहीं होता है कि नहीं। अब उसको पानी चाहिए तो वो हमको पानी चाहिए तो हम पानी तक चल के जा सकते हैं, लेकिन प्लांट चल के नहीं जा सकता है, वो तो उस तक ग्रो करेगा। यानी वो एक कंट्रोल्ड मैनर में मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कंट्रोल उसमें भी हो रहा है। तो हमको एक्चुअली में ये प्रोसेस होती कैसे है इन ह्यूमंस एज वेल एज इन प्लांट्स, वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है कोऑर्डिनेशन। द नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन ऐसा है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे हमारी बॉडी ले लो, हार्ट है या स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, या अलग अलग ऑर्गन है, उनका वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर। उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से टुगेदर साथ में काम करना चाहिए, सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके में काम करना चाहिए। अब वो रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए? एक स्टिमुलस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। स्टिमुलस हम किस चीज़ को कहते हैं? एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना। जैसे कि हमको ठंड लग रही है, ये एनवायरनमेंट में चेंज है। अब ये चेंज इन एनवायरनमेंट क्या हो गया कि टेम्परेचर कम हो गया, हमको ठंड लग रही है, उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, उसको हम रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेंगे या रिएक्ट किस तरीके से करेंगे? गर्म कपड़े पहन के, स्वेटर्स यूज़ करके, ब्लैंकेट्स यूज़ करके हमने रिस्पॉन्स किया। तो वो रिस्पॉन्स, वो रिएक्शन किसके वजह से आया? वो आया चेंज इन इन्वायरमेंट। कैसा चेंज इन इन्वायरमेंट? हमको ठंड लग रही थी, तो ठंड लगना क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। ठंड लगना क्या हो गया? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब आप समझ लो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसके ऊपर में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। आपको किसी ने चाटा मारा, आपने उल्टा उसको चाटा मारा, है ना। ये आपने उल्टा जो उसको चाटा मारा वो हो गया आपका रिएक्शन। लेकिन वो रिएक्शन, वो रिस्पॉन्स, वो रिएक्शन किस चीज़ के लिए आया? वो रिएक्शन इस चीज़ के लिए आया कि पहले सामने वाले ने आपको चाटा मारा, तो सामने वाले ने जो आपको चाटा मारा दैट विल बी योर स्टिमुलस, वो हो जाएगा आपका स्टिमुलस, है ना। ऐसे अलग अलग स्टिमुलस होते हैं। जैसे मैंने बताया वाटर है,
प्लांट को वाटर की ओर ग्रो करना है। प्लांट ग्रो कर रहा है किसके रिस्पॉन्स में, यानी रूट्स ग्रो कर रहे हैं किसके रिस्पॉन्स में, वाटर के रिस्पॉन्स में। तो वाटर क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। वाटर क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। समझ में आ रहा है स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसा चेंज जिसके वजह से कोई भी रिएक्शन आ रहा है। तो हमको हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी भी किसी स्टिमुलस को रिएक्ट कर रही है, हमारी बॉडी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रही है। और रिस्पॉन्स कैसे देती है, वो सिस्टमैटिक मैनर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने फूड खाया, ये एक स्टिमुलस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी मेरी बॉडी रिएक्ट करने वाली है, मेरी बॉडी कुछ तो भी रिस्पॉन्स देने वाली है। मैंने खाना खाया है, मैंने माउथ में फूड लिया है, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करने वाली है, रिएक्शन देने वाली है। अब वो रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही ऑर्गन करेगा क्या? नहीं। हमने फूड खाया, माउथ में फूड च्यू हुआ, फूड पाइप इसोफेगस से फूड अंदर स्टमक तक गया, स्टमक में फूड का डाइजेशन हुआ, स्टमक में फूड का डाइजेशन होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे और फर्दर एब्जॉर्प्शन हुआ, और बचा हुआ जो अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट था वो हमारे बॉडी के बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो वेरियस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वेरियस ऑर्गन्स एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं ना। अभी फूड माउथ में ही है और स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्प्शन चालू कर दिया, तो ये सिस्टमैटिक मैनर होगा क्या? नहीं। सिस्टमैटिक मैनर तो तभी होगा जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा और उस समय ही स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्प्शन चालू किया, है ना। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे के सारे ऑर्गन्स टुगेदर काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर। किस चीज़ के लिए? एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। उसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा है? सिंपल एग्जांपल है, मैंने फूड खाया, फूड हो गया स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में चेंज आ गया ना, मेरे बॉडी के एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, क्योंकि मैंने फूड अभी लिया है, फूड लिया है। तो ये डेफिनेशन आप भूल भी जाओ तो फूड लिया मैंने, तो मेरी बॉडी रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पे। ऐसा कोई भी चीज़ जिसके ऊपर में बॉडी रिएक्ट करती है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे किसी एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर वो रिएक्ट कर रही है तो वो हो जाता है स्टिमुलस। तो मैंने फूड लिया, वो हो गया मेरा स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस को मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, सारे ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं ताकि एक फंक्शन अच्छे से हो पाए, यानी वहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेशन है। सब साथ में आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैंने फूड खाया, फूड स्टमक में गया, फूड डाइजेस्ट हुआ, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा है नहीं अभी मेरा मूड नहीं, अभी मैं फूड एब्जॉर्ब ही नहीं करूँगा। तो क्या फ़ायदा हुआ क्या फूड को डाइजेस्ट करके? नहीं। उसने प्रॉपर समय में एब्जॉर्ब करना चाहिए। एक सिस्टमैटिक मैनर में आपस में मिलजुल के सारे ही ऑर्गन्स ने काम करना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बॉडी के सारे ऑर्गन, हार्ट, किडनीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब ने आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सकती है। तभी हमारी बॉडी जो एक तरीके की मशीन हम कहेंगे, उसके सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं आपस में मिलजुल के, तो ही वो बॉडी प्रॉपरली, वो मशीन प्रॉपरली काम कर पाएंगी, और उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सो आई होप अभी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो समझ में आ गया है। अभी हमको फर्दर चैप्टर में यही देखना है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव किस तरीके से हो रहा है हमारे बॉडी में। ओके, सो स्टिमुलस तक सबको समझ गया। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद में जब हमारा ह्यूमन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट बिफोर दैट इतना तो आप सबको क्लियर है, हमने 9th क्लास में वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज पढ़े थे ना। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यूज, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। इसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज भी पढ़े थे ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, ये सारे हमने पढ़े थे। तो यहाँ से तो हमको पता चल रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के पास में नर्वस सिस्टम है, हमने देखा था नर्वस सिस्टम का काम ही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी में प्रॉपर से हर तरीके की मूवमेंट्स लेकर आना। तो ऐसा कोई स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू हमने प्लांट में पढ़ा था क्या? नो, प्लांट का बॉडी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो उसके पास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए स्पेशल तरीके का टिश्यू नहीं है। तो उसमें फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो भी हमको आगे में देखना है। लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में अलग तरीके से होगा, प्लांट में अलग तरीके से होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके लिए दो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल है। एक है नर्वस सिस्टम और एक है हार्मोनल सिस्टम। वन इज योर नर्वस सिस्टम एंड अदर इज योर हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी है, हमने 9th में पढ़ा है। नर्वस सिस्टम, अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। फंक्शन ही क्या है उसका? कोऑर्डिनेशन, सारे बॉडी के मूवमेंट्स को प्रॉपर एक तरीके से एक सीक्वेंस में करवाना, वो उसका काम है। हेल्प्स ऑल सिस्टम टू वर्क टुगेदर। बॉडी में जितने सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम को एक साथ काम कराने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? नर्वस सिस्टम बना हुआ है नर्व सेल्स, या फिर जिसको ही हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेसेस इट एंड देन रिस्पॉन्ड्स। देखो नर्वस सिस्टम का काम क्या है? हम बोल रहे हैं कि स्टिमुलस को वो रिएक्ट कर रहा है, तो स्टिमुलस उसको पहले पहचानना पड़ेगा ना कि ये स्टिमुलस है, ये कुछ तो भी चेंज हुआ है। वो जब पहचानेगा तभी तो उसको रिएक्ट करेगा, वो तभी तो हमारी बॉडी को रिएक्शन शो करेगी। तो पहचानता कैसे? उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है वो सराउंडिंग से, आजू बाजू से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। जैसे कि ठंड लग रही है, मैंने बोला था ठंड लग रही है, ये हो गया स्टिमुलस। अब वो ठंड लग रही है, बॉडी को कैसे पता चला? तो उसके लिए उसके पास में ना रिसेप्टार्स होते हैं। स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टार्स। स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टार। रिसेप्टार मतलब ही क्या? जो कुछ रिसीव कर रहे हैं, किस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं? स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज, किसी भी तरीके का चेंज वो हो सकता है। तो रिसेप्टार आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। रिसेप्टार एक स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं। रिसेप्टर स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, यानी कोई भी चेंज या आप कह सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन इन द सराउंडिंग उसको रिसीव करते हैं। फिर उसको रिसीव करने के बाद ये जो नर्वस सिस्टम है वो उसको प्रोसेस करता है, यानी अभी इस इंफॉर्मेशन ऐसा हुआ है, ठंड लग रही है बॉडी को ठंड लग रही है, तो बॉडी ने क्या करना चाहिए? बॉडी ने ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए या स्वेटर यूज़ करना चाहिए। ये हो गया उसका प्रोसेसिंग। और फिर रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेगा? रिस्पॉन्ड वो इस तरीके से करेगा कि हम एक्चुअली में मूवमेंट शो करके स्वेटर पहनेंगे, वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? नर्वस सिस्टम को एक स्टिमुलस मिला, उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की। इन्फॉर्मेशन कैसी थी? टेम्परेचर कम हो गया, ठंड लग रही है, उसने इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग से ली, उसने प्रोसेस किया मतलब उसने सोचा कि अब इसके ऊपर में क्या हमको करना पड़ेगा। तो उसको पता चला है कि हमको ठंड से बचना है तो हमको गर्म कपड़े यूज़ करने पड़ेंगे, और हमने एक्चुअली में गर्म कपड़े पहने। वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। तो अब ये रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन कर रहा है? रिसेप्टर्स कर रहे हैं। रिसेप्टर्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। रिसेप्टर्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। देखो अब ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। अब इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उसीलिए रिसेप्टर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, नाम से पता चल रहा है, फोटो जहाँ भी आ गया मतलब लाइट। फोटो रिसेप्टर्स कौन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे? लाइट को। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे आईज में। लाइट की इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा? लाइट कहाँ पे जा रही है? हमारे आईज में जा रही है, तो फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आईज में। फिर आते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसको रिसीव करते हैं? स्मेल को। देखो कभी कभी क्या होता है, हम खाना सूंघते हैं और हमारा सलाइवेशन, मुंह में पानी आना चालू हो जाता है, खाने को स्मेल करते बराबर। क्यों? क्योंकि नाक में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे उसने बोला कि फूड हमारे सामने आ गया है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करो। सूंघते से दिमाग को पता चला डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करो, इसलिए माउथ ने सलाइवा रिलीज करना चालू कर दिया। ठीक है। फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स, टेस्ट, जिससे हमको टेस्ट का पता चलता है, जो हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं ना। हमने कुछ फूड खाया, बहुत ज़्यादा तीखा है,
कौन बताएगा? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, यानी वो इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत तीखा फूड है, इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोसेस किया कि अभी तीखा कम करने के लिए पानी पीना पड़ेगा और हमने पानी पिया, यानी वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स की मदद से, नर्व सेल्स की मदद से नर्वस सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। अभी हमको एक्चुअली में नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो देखना है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, ये हमारा पार्ट हो गया नर्वस सिस्टम। अब इसी का दूसरा पार्ट है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम या उसी को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी इतना ध्यान में रखो कि ये केमिकल्स की मदद से होता है। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में रिलीज होंगे, केमिकल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में रिलीज होंगे, यानी कि मेरी हाइट कितनी है, वो हाइट कौन डिसाइड करेंगे? ये केमिकल सब्सटेंस। तो वो भी तो एक तरीके का कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन हो गया ना, हमारी हाइट कितनी होंगी, वो सारी चीज़ें। तो वो सब कौन कर रहा है? अब उसमें हाइट कितनी होंगी, उसमें कहीं भी नर्वस टिश्यू का रोल नहीं है, उसमें फिर केमिकल्स आ जाते हैं, और जहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कहलाता है हमारा हार्मोनल सिस्टम, वो कहलाता है हमारा हार्मोनल सिस्टम। तो इस तरीके से हार्मोनल और एंडोक्राइन भी उसको कह सकते हो, अब दोनों नाम है उसके। वो क्यों है वो हम आगे में देखेंगे। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिलके हमारे बॉडी में काम करते हैं, और जब ये दोनों मिलके हमारे बॉडी में काम करते हैं तभी पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव होता है। तो सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम क्या करेंगे? अब हम नर्वस सिस्टम को डीप में पढ़ेंगे पूरा, और वंस वी फिनिश अवर नर्वस सिस्टम वी विल स्टार्ट विद द हार्मोनल सिस्टम। तो इतना आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको ये सारी डेफिनेशंस प्रॉपरली अपने नोटबुक में लिखनी है। एस चार्ट आपके पास होंगी 10th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन निकालो, जो बोल्ड करके पॉइंट्स होते हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। नर्वस सिस्टम क्या होता है आगे में हम पूरा पढ़ेंगे, नर्व सेल वगैरह क्या है वो आपको प्रॉपरली नोट्स अपने बनाने हैं। एस चार्ट यूज़ करके नहीं होगा तो आप नेट से PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं और होमवर्क बना के हमको सेंड करना है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं या नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। थोड़ा बहुत हमने 9th में भी देख लिया था बेटा कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, काम कैसा, भी हमको उसको थोड़ा और अच्छे से रिपीट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले न्यूरॉन क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन मतलब ही नर्व सेल कहो या न्यूरॉन कहो एक ही बात है, ठीक है। न्यूरॉन या नर्व सेल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब क्या? ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स को जोड़ के हजारों बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को जोड़ते जाएंगे तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा, इसीलिए हमने उसको कहा स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट मतलब ऐसे एक एक न्यूरॉन का, हर एक न्यूरॉन का फंक्शन हम जोड़ते जाएंगे तो पूरे नर्वस सिस्टम का फंक्शन बन जाएगा। जैसे हम सेल को कहते हैं ना, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी पूरी बॉडी जो किसकी बनी है? सेल से ही बनी हुई है। वैसे ही नर्वस सिस्टम भी किससे बना हुआ है? न्यूरॉन या नर्व सेल से ही बना हुआ है। और फंक्शनल यूनिट भी कह रहे थे हम बॉडी का, सेल को, बॉडी का फंक्शन यूनिट सेल है, यानी बॉडी के पूरे फंक्शन कहीं ना कहीं हर एक छोटा छोटा सेल कर रहा है। वैसे ही नर्वस सिस्टम का भी हर एक फंक्शन कौन कर रहा है? न्यूरॉन या नर्व सेल कर रहा है। ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं? जो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और एक खास बात होती है न्यूरॉन की, न्यूरॉन जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का, ये few meters लंबा हो सकता है, up to few meters, okay। and again one special thing about this nerve cell is that कि अगर ये नर्व सेल की एक बार डेथ हो जाए तो नया नर्व सेल वहाँ पे नहीं बन सकता बेटा। एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे बॉडी में जितने नर्व सेल होते हैं उतने ही नर्व सेल हमारे बॉडी में रहेंगे, उससे नए नर्व सेल्स वहाँ पे बनते नहीं है। नॉर्मल सेल का ऐसा होता है क्या, हमको कोई घाव हो गया, वुंड हो गया तो क्या होता है वहाँ पे घाव जहाँ पे होता है वहाँ पे नए सेल फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नर्व सेल के केस में नहीं होता है, नए नर्व सेल नहीं बन सकता, नर्व सेल सिर्फ ग्रो होते हैं साइज में, ओके। सो अभी हम नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस तरीके से न्यूरॉन का नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है। देखो
यहाँ पे क्या है सबसे पहले, यहाँ पे है ये होता है साइटॉन या सेल बॉडी। सेल बॉडी या इसको साइटॉन भी कह सकते हैं। ओके, सेल बॉडी या साइटॉन हम इसको कहेंगे। ओके, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर वो हो गया साइटॉन। जो सेंटर में है वो है सेल का न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस, ये पूरा जो है वो हमारा साइटॉन या सेल बॉडी। अब इसमें से जो बारीक बारीक छोटे छोटे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं उसको कहते हैं डेंड्राइट्स, उसको कहते हैं डेंड्राइट्स। अकेला है तो डेंड्रॉन, प्लूरल है तो डेंड्राइट्स। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्रांचिंग, ये सारे डेंड्राइट्स है। ओके, फिर उसके बाद में एक लंबा सा फाइबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसको कहते हैं एक्सॉन, उसको कहते हैं एक्सॉन। और ये जो आखिरी में जो है ना वो है हमारी नर्व एंडिंग। वो क्या है हमारी नर्व एंडिंग। समझ में आया? ये साइटॉन, साइटॉन में सेल बॉडी में न्यूक्लियस, और ये जो ब्रांचिंग दिख रही है वो डेंड्राइट्स, ये जो लंबा वाला है वो है एक्सॉन, और आखिरी में नर्व एंडिंग, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, अभी देखो ये नर्व सेल या न्यूरॉन क्या करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। अभी कैसे इंफॉर्मेशन, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे लिखा था, पूरा डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठंडी वाला एग्जाम्पल या तीखा लग गया हुआ एग्जाम्पल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहले जा रही है ना, यानी इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है। वहाँ पे हमने रिसेप्टर्स देखे थे जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन हमको तीखा लगा, रिसेप्टर्स टंग पे है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैरी होके ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन ने बोला कि पानी पियो, तब जाके हमारे हाथ तक वो आया, हमने ग्लास उठाया और हमने पानी पिया। यानी इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है, और कौन कर रहा है वो इंफॉर्मेशन कैरी, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है ये नर्व सेल, न्यूरॉन, ये करता है इंफॉर्मेशन कैरी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी एक आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, बहुत हल्का सा, बहुत छोटा, बहुत मिली एम्पियर्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में वो इम्पल्स कैरी होती है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने बोला कि रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में है जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है अलग अलग ऑर्गन में। जैसे हम बात कर रहे हैं टेस्ट के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर टंग के ऊपर, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज के ऊपर में, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर आईज के ऊपर में, टेम्परेचर के लिए होते हैं थर्मो रिसेप्टर जो पूरे बॉडी में होते हैं। तो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन पिक की, ठीक है, स्टिमुलस पिक किया। अब वो रिसेप्टर से आता है डेंड्राइट, वो कहाँ पे आएगा, रिसेप्टर से डेंड्राइट्स के ऊपर में। इसीलिए डेंड्राइट देखो ब्रांच होकर रहते हैं ताकि वो ज़्यादा दूर तक फैले और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करे। अब डेंड्राइट्स पे इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट पे आ गई, स्टिमुलस डेंड्राइट पे आ गया, यानी ठंड लग रही है, ये स्किन में जो रिसेप्टर है उन्होंने पता लगाया ठंड लग रही है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन है डेंड्राइट्स तक, क्योंकि नर्व हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं नर्व से। ठीक है, अभी डेंड्राइट्स आएगी साइटॉन, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वो इम्पल्स जाएगी एक्सॉन, और एक्सॉन से आएगी नर्व एंडिंग तक। ओके, एक्सॉन से आएगी नर्व एंडिंग तक। ठीक है, तो कैसे आ रही है हमारी इम्पल्स, ये डेंड्राइट ने पिक किया कोई भी सिग्नल कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, या किसी ने हमको पिंच किया, ऐसा कोई भी सिग्नल, ये किसने लिया, किसने उठाया सिग्नल, सिग्नल उठाया डेंड्राइट ने, फिर डेंड्राइट से सिग्नल किधर आया, सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से ऐसा ही गया नर्व एंडिंग तक, इस तरीके से सिग्नल गया। कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स या करंट के फॉर्म में सिग्नल गया। अब ये सिग्नल को पहुंचाना कहाँ तक है, हमको ब्रेन तक पहुंचाना है, क्योंकि डिसीजन कोई भी कौन लेगा, डिसीजन ब्रेन लेगा, यानी जाएगा कहाँ पे सिग्नल, ब्रेन तक। तो क्या एक ही न्यूरॉन रहेगा क्या पूरा, फॉर एग्जाम्पल हाथ में हमको किसी ने पिंच किया है तो ये हमारा सिग्नल हो गया जो डेंड्राइट ने रिसीव किया, तो यहाँ से ब्रेन तक एक ही न्यूरॉन होगा क्या, नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो अब देखो होता कैसा है, इसके आगे में दूसरा न्यूरॉन रहेगा। ठीक है, ये समझ लो दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्रेजेंट है इधर में। ठीक है, इस तरीके से दूसरा न्यूरॉन। तो क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल
इम्पल्स नर्व एंडिंग तक पहुंची, तो ये जो नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग क्या करेगी, ये नर्व एंडिंग यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। देखो ये पहले न्यूरॉन को तो डायरेक्ट सिग्नल मिल गया, डायरेक्ट स्टिमुलस मिल गया, है ना, पिंच किया किसी ने हमको, डायरेक्ट स्टिमुलस मिल गया। लेकिन दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलस कैसे मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगी, तो उसके लिए जो पहला वाला न्यूरॉन है नर्व एंडिंग पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस कौन पिक करेगा, कौन उठाएगा केमिकल सब्सटेंसेस, ये जाएंगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे और अगेन उस तरीके से यहाँ से फिर से ये इम्पल्स, यहाँ से साइटोन, एक्सॉन, फिर इधर केमिकल रिलीज होगा तीसरा न्यूरॉन, ऐसे करते 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 ये पूरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट यानी ब्रेन तक पहुंचेगी, ब्रेन तक ये इम्पल्स पहुंचेगी। तो ये जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है ना बेटा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, ये दोनों न्यूरॉन एकदम चिपक के एकदम जुड़े हुए नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है और वो गैप को कहते हैं साइनैप्स। इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स और माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स उसको हम कहते हैं साइनैप्स। इन दोनों के बीच में दो गैप है उसको हम कहते हैं साइनैप्स। ओके ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पल्स कैरी होती है। अभी देखो चालू कहाँ से हुआ, सेंसरी ऑर्गन। सबसे पहले देखो समझो सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो स्टिमुलस को पिक करता है। अगर लाइट है तो हमारा आई सेंसरी ऑर्गन हो जाएगा, हमारा स्किन भी सेंसरी ऑर्गन हो सकता है, हमारी नोज़, अगर हम स्मेल की बात करें तो हमारी नोज़ सेंसरी ऑर्गन हो जाएंगी, है ना। वो सारे सेंसरी ऑर्गन जो सेंस कर रहे हैं, जो कोई भी स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं, जो चेंज इन इन्वायरमेंट को पकड़ रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे सेंसरी ऑर्गन। सॉरी, अब वो स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, यानी रिएक्ट कौन करेगा, वो ब्रेन बताएगा ना कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। यानी सेंसरी ऑर्गन से हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स हम उसको कहेंगे, वो जाएगी ब्रेन तक, ठीक है, वो जाएगी ब्रेन तक। फिर अब बताओ ब्रेन क्या करेगा, अगर किसी ने हमको पिंच किया है ना, किसी ने हमको पिंच किया है तो स्किन हमारा हो गया सेंसरी ऑर्गन, किसी ने हमको पिंच किया, ये इंफॉर्मेशन पूरी जाएगी ब्रेन तक, ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या कहेगा हमको, ब्रेन हमको कहेगा कि आप अपना हाथ हटा लो, अपना हाथ खींच लो, है ना। ब्रेन कहेगा कि अपना हाथ खींच लो, तो ब्रेन को फिर से मैसेज भेजना पड़ेगा, ये सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में न्यूरॉन्स के थ्रू उसको फिर से मैसेज भेजना पड़ेगा। वो मैसेज कहाँ पे भेजेगा, वो मैसेज किसको भेजेगा, और फिर से सेंसरी ऑर्गन को भेजेगा क्या, फिर से उसने मैसेज स्किन को भेजना चाहिए, और फिर से स्किन को मैसेज भेजेगा तो स्किन तो कोई एक्शन नहीं शो कर पाएगी। हमको एक्शन शो करना है तो मैसेज मसल्स को भेजना पड़ेगा, तभी तो जाके मसल्स हाथ खींचेंगी। तो ब्रेन मैसेज किसको भेजेगा, ब्रेन मैसेज भेजेगा मसल्स को कि अभी तुम हाथ हटाओ। सेंसरी ऑर्गन किसने पिंच किया, स्किन हो गया, ठीक है, वो मैसेज गया ब्रेन तक, ब्रेन ने मैसेज भेजा हाथ हटाना है, लेकिन स्किन को भेजेगा तो काम बनेगा क्या, नहीं, मैसेज मसल्स को भेजना पड़ेगा, मैसेज मसल्स को भेजना पड़ेगा, तब जाके हाथ हमारा वहाँ पे हटेगा। तो ये मैसेज जा रहा है, लेकिन ये मैसेज लेके कौन जा रहा है, मैसेज तो न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, है ना, मैसेज तो न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगा, वो न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन ब्रेन से मसल तक मैसेज लेके आएगा उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन, उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन, ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन, और एक और थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है, वो होता है हमारा
रिले न्यूरॉन, वो होता है हमारा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का कुछ काम नहीं है, ऐसा इनके जैसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बस ये दो न्यूरॉन को जोड़ता है। यानी हो सकता है ये सेंसरी और मोटर के बीच में आता हो और इन दोनों को जोड़ता हो, तो बस ये जोड़ने का काम करता है। ये रिले न्यूरॉन दोनों न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देख लिए। एक न्यूरॉन जो सेंसरी ऑर्गन यानी जिसके पास में रिसेप्टर है वहाँ से ब्रेन तक लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ब्रेन से मसल तक लेके आएगा तो मोटर न्यूरॉन, और जो बाकी न्यूरॉन्स को जोड़ता है वो हो जाता है हमारा रिले न्यूरॉन, ठीक है। सो ये जो तीन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हमने देखे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सिनैप्स मतलब दो न्यूरॉन के बीच का जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको कहते हैं सिनैप्स, जहाँ पे नर्व एंडिंग केमिकल रिलीज करेगा। कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके मदद से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आगे के न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी। लेकिन जब ये न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन से मसल्स तक आ रही है, मतलब मसल कोई न्यूरॉन है क्या? नहीं, मसल कोई न्यूरॉन नहीं है, मसल इज नॉट ए न्यूरॉन। तो यहाँ से ब्रेन से न्यूरॉन्स के थ्रू मसल तक आया, यानी ये समझ लो नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग न्यूरॉन की, उसके आगे में दूसरा न्यूरॉन नहीं है, उसके आगे में मसल्स है, क्योंकि इफेक्ट किसको शो करना है? मसल्स को इफेक्ट शो करना है। क्या इफेक्ट शो करना है? किसी ने हमको पिंच किया, हाथ हटा लेना है, ये इफेक्ट मसल्स को शो करना है। यानी ये न्यूरॉन के बाद अगर ये समझ लो आखिरी मोटर न्यूरॉन है जो ब्रेन से मसल तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ये वाला आखिरी न्यूरॉन है, यानी इसके आगे में अब मसल्स है, इसके आगे में मसल प्रेजेंट है। तो क्या होगा? सेम चीज होगी, जैसे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी केमिकल्स रिलीज करेगा वो, यहाँ पे भी वो केमिकल रिलीज करेगा नर्व एंडिंग, और एक केमिकल रिलीज करते ही मसल को पता चल जाएगा ये कौन है? ये है मसल, ये कौन है? ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। यानी ये ऊपर में पूरा न्यूरॉन है बेटा, यहाँ पे ऐसा पूरा न्यूरॉन है, पूरा न्यूरॉन है, ये उसकी नर्व एंडिंग है। कौन सा? मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ब्रेन से कहाँ तक लेके आ रहा हूँ? मसल तक। तो ये जो जंक्शन है ना उसको कहते हैं, इसको दो न्यूरॉन के बीच वाले को क्या कहेंगे? सिनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच वाले को सिनैप्स, और ये एक न्यूरॉन और ये मसल, न्यूरॉन और मसल के बीच वाले को हम कहते हैं, ये न्यूरॉन ये मसल के बीच का जो है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो स्टैंड्स फॉर न्यूरॉन, मस्कुलर स्टैंड्स फॉर मसल, यानी ये नर्व सेल और मसल के बीच की जो जगह है उसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ पे होगा ये? जब ये ब्रेन मैसेज भेज रहा है मसल्स तक कि हाथ हटा लेना है, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक केमिकल रिलीज करेंगे, जो केमिकल की वजह से मसल को पता चलेगा कि मूवमेंट शो करके हमको वहाँ से हाथ हटा लेना है। इस तरीके से पूरा नर्व सेल न्यूरॉन हमारा काम करता है। अभी समझ लो कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, इसको नर्व इम्पल्सेस भी आप कहेंगे, लेकिन बीच में थोड़े से केमिकल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जाता है ना, हमको पता भी नहीं चलता, किसी ने हमको पिंच किया, हमने ऑटोमेटिकली हाथ हटा लिया, लेकिन एक्चुअली में इतना पूरा प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। जब स्किन से ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन बोलेगा हाथ हटाओ, मसल तक आएगा, न्यूरोमस्कुलर एक्शन पे केमिकल रिलीज होगा, मसल एक्शन शो करके हाथ हटाएंगे। ये बहुत फास्ट होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके अटेंडेंस लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में नर्वस सिस्टम के वर्किंग देखने के बाद में, न्यूरॉन्स की वर्किंग देखने के बाद में हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्स से वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा बेटा, रिफ्लेक्स है ना। हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स में हो गया, अरे वो मेरे रिफ्लेक्स में हो गया। या आप कभी कोई मार्शल आर्ट्स या कराटे वगैरह सीखते हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ठीक है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स वर्ड हम बहुत बार कहते हैं कि रिफ्लेक्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ इन द मार्शल आर्ट्स और कराटे वगैरह। तो रिफ्लेक्स होता क्या है? देखो रिफ्लेक्स ये वर्ड हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब हमको देखना रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट क्या होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो सबसे सिंपल रिस्पॉन्स होता है नर्वस
से कोई भी सिग्नल उठाया, न्यूरॉन ने ब्रेन तक लेके गया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया, मसल्स तक आया, मसल हो गई इफेक्टर हमारी, क्योंकि मसल इफेक्ट शो कर रही है। जो इफेक्ट शो करता है हम उसको कहेंगे इफेक्टर ऑर्गन। जो सेंस कर रहा है चेंज को, यानी जो स्टिमुलस को पिक कर रहा है उसको हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन जो इफेक्ट शो करता है उसको कहते हैं इफेक्टर। जैसे कि हमारी मसल्स, तो मैं इफेक्टर बोलूँ या मसल्स बोलूँ आप समझ जाना। ठीक है, तो क्या सबसे सिंपल फॉर्म क्या हुआ, सेंसरी ऑर्गन ने इम्पल्स उठाई, ब्रेन तक ले गई, ब्रेन ने मसल तक भेजा, इफेक्टर तक भेजा और एक्शन वहाँ पर आया। वो हो गया सबसे सिंपल हमारा रिस्पॉन्स इस नर्वस सिस्टम का। उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो होता है ऑटोमेटिक। कैसा होता है, ऑटोमेटिक, यानी यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे कौन इन्वॉल्व नहीं है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। और थिंक कौन करता है, थिंक करना किसका काम है, ब्रेन का काम है थिंक करना। यानी रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होता है। अब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमको ब्रेन को ही हटा देना पड़ा, नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स से, नर्वस सिस्टम जो एक्शन शो कर रहा है उसमें से हमको ब्रेन को ही हटा देना पड़ा, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे बॉडी में तो हर जगह न्यूरॉन फैले हुए हैं ना, फुट से लेके हेड तक हर जगह से स्टिमुलस पिक किया जाता है, हर जगह से स्टिमुलस हमारे डेंड्राइट्स या हमारे रिसेप्टर्स या हमारे सेंसरी ऑर्गन उठाते हैं और ब्रेन तक लेके आते हैं। ब्रेन का काम है थिंक करना, ब्रेन के पास ही सारे न्यूरॉन्स जा रहे हैं और ब्रेन के नीचे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टिब्रल कॉलम है ना हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी पूरा न्यूरॉन से बना हुआ होता है, ब्रेन भी पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है। आगे पूरा हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है वो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमको ब्रेन को ही हटा देना पड़ा? चलो देखते हैं अभी। वाई? बिकॉज देखो कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे कि हमने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, एकदम खौलते हुए पानी में हमने हाथ डाल दिया है अपना, तो क्या होगा? अगर पूरा नॉर्मली पूरा हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने यहाँ से इम्पल्स ले गई ब्रेन तक, फिर ब्रेन सोच रहा है, ब्रेन एनालाइज कर रहा है कि ये सिचुएशन कितनी डेंजरस है, फिर वो एनालाइज करेगा, फिर वो कमांड देगा, ऑर्डर देगा, तब जाके मसल तक वापस से इम्पल्स आएगी और तब हमारी मसल एक्शन शो करेगी। भले ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हो, भले ही हम कह रहे हैं कि ये सेकेंड्स में हो जाती है ये सारी चीज़, लेकिन स्टिल बेटा ये कुछ ना कुछ टाइम ले लेगी, ये कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करेंगी। अब उतने समय में क्या होगा, उतने समय में हो सकता है कि हमारे हाथ को नुकसान पहुंच गया हो। हमने जो गर्म पानी में हाथ डाला या हमने आग के ऊपर में हाथ रखा, हो सकता है कि उतना एक्शन आने में ज़्यादा समय लग जाए, थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज़्यादा लग गए और इधर हमारा हाथ जल गया, यानी नुकसान हो चुका है। तो क्या फ़ायदा वो क्विक होकर भी, नुकसान तो हो चुका है। या फिर बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन का नेटवर्क होता नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन का नेटवर्क होता नहीं है, उनको थिंक करने की उतनी एबिलिटी डेवलप ही नहीं होती है उसमें, तो वहाँ पे आते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वहाँ थिंकिंग ही इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एक्शन के ऊपर में हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो एक्शन हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ऐसे इसमें ज़्यादातर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो समझ में आ रहा है बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जहाँ पे हमको क्विक एकदम एक्शन चाहिए, एकदम क्विक होता है। रिफ्लेक्स में हो गया ना, किसी ने हमको चाटा मारा, हमने उसको खींच के वापस से चाटा रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद पता चला अरे वो तो हमसे उम्र में बहुत बड़ा है, फिर हमको सब आके डांटने लगेंगे कि तुमने बड़ों को मारा है ऐसा वगैरह, तो आप क्या कहोगे? अरे वो मेरे से रिफ्लेक्स में हो गया, मैंने कुछ सोचा नहीं था, बिना सोचे समझे वो एक्शन हो गया। तो जो एक्शन बिना सोचे समझे होता है उन्हीं एक्शंस को हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम क्विक होते हैं, एकदम ऑटोमेटिक होते हैं, सोचना ही नहीं पड़ता है, ऐसे एक्शन को कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। अभी क्लियर हो गया टर्म रिफ्लेक्स क्या होता है? अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स, यानी नर्व इम्पल्स कहाँ से उसने इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से शुरू हुई, फिर किधर गई, रिसेप्टर से चालू हुई क्या, ब्रेन तक गई क्या, फिर ब्रेन से किधर गई, वो जो पूरा पाथ है
कब पाथ ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो ऑटोमेटिक एक्शन हो रहा है उस दौरान जो नर्व इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया, उस रास्ते को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो अभी हम समझेंगे, इस पे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया? ऐसा एक्शन जो एकदम ऑटोमेटिक है, जहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है और सिंपलेस्ट फॉर्म है वो नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स शो करने का। और रिफ्लेक्स आर्क उसका पाथ, किस किस रास्ते से नर्व इम्पल्स गई, वो हो गया रिफ्लेक्स आर्क। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। Okay, so we will see about the examples of our reflex action. So now cuffing, cuffing मतलब खांसना। हमारे विंड पाइप में कोई तो भी चीज़ अटक गई, कोई तो भी चीज़ अटक गई, तो उस पर हम सोचेंगे क्या, वो दिमाग सोचते बैठेगा क्या, अरे कुछ अटका है अभी हमको खांस के वो चीज़ निकालनी है? नहीं, वहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। हम ऑटोमेटिकली खांसना चालू कर देते हैं ताकि जो हमारे विंड पाइप में जो चीज़ अटकी है वो निकल जाए, यानी वहाँ सोचना नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिक एक्शन हो रहा है, तो वो कैसे हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। सेम यॉर्निंग, जो हम ऐसे यॉर्न करते हैं ना, नींद आती है उस टाइम पे यॉर्निंग, तो वो भी बिना सोचे समझे होता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, पलक झपकना, पलक झपकना भी ऑटोमेटिक होता है, उसमें सोचना इन्वॉल्व है क्या, सोचना इन्वॉल्व नहीं है, तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहली बात ये समझ में आ गई आपको, रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप क्यों हुए, क्योंकि बहुत से बेटा ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है ही नहीं, उनमें सोचने की क्षमता ही नहीं है ना। ह्यूमन बींग्स तो को हम सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सोच समझ सकता है। लेकिन बाकी के एनिमल्स सोच समझ सकते हैं क्या, उनमें दिमाग है लेकिन वो सोच समझ सकते हैं क्या, उतने इंटेलिजेंट वो नहीं है, थिंक वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके बॉडी ने क्या किए हैं, रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप कर लिए जहाँ पे सोचना ही ना पड़े। लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स में भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं? होते हैं बेटा, ऐसे कंडीशन में जहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कंडीशन में ह्यूमंस की बॉडी भी बिना सोचे समझे एकदम से रिफ्लेक्स में एकदम फटाक से रिएक्ट कर देती है किसी भी स्टिमुलस को ऑटोमेटिकली। तो हमारे बॉडी में भी होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। स्नीजिंग, छींकना, प्यूपिल्स चेंज इन साइज, जो हमारे आँख के प्यूपिल्स होते हैं ना, जो लेंस है बीच में, जो कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है वो देखो, उसको हम कहते हैं प्यूपिल्स, उसका साइज चेंज होता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही वो प्यूपिल का काम क्या है, वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि हमारे आँख में, ये हमारी आँख है समझ लो, ठीक है, तो ये जो सेंटर में प्यूपिल है, ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है कि आँख में कितनी लाइट एंटर करेगी। तो अभी अंधेरा अगर है तो हमारे आँख में ज़्यादा लाइट आनी चाहिए तो हमको क्लियर दिखेगा, तो ज़्यादा लाइट आनी चाहिए मतलब ये प्यूपिल का साइज हो जाएगा थोड़ा बड़ा। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और प्यूपिल का साइज बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँख में एंटर होगी और हमारे लेंस को, आँख को डैमेज पहुँचा सकती है। ऐसे कंडीशन में प्यूपिल का साइज फिर से छोटा हो जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें भी, इसमें भी सोचना नहीं पड़ता, ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है हमारे बॉडी में, इसलिए चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल्स इज ऑल्सो एन रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ये आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हो। जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो, आपको क्या करना है, मिरर के सामने जाओ और एक टॉर्च लो और अपने आँख में लगाओ, और टॉर्च जैसे आप आँख में लगाओगे तो आपको दिखेगा कि आपके प्यूपिल जो है वो छोटी हो गई, और थोड़ी देर बाद देखना फिर से वो नॉर्मल हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे हमने टॉर्च लगाया, बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँख में एंटर करने लगी, और बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँख में एंटर करने लगी तो उससे आँख को डैमेज हो सकता था, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारी प्यूपिल ने साइज कम कर दिया। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सेस दो तरीके के होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, यानी इम्पल्स ब्रेन तक जाएगी, कोई हरकत नहीं है, लेकिन कमांड, ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड ही दे देगी। ऑर्डर जब स्पाइनल कॉर्ड ने दे दिया तो इम्पल्स को आगे ब्रेन तक जाने का काम नहीं है, ब्रेन तक जाने का काम नहीं है, तो उतना टाइम बच गया, तो एक्शन एकदम क्विक आया और जो नुकसान हमको होने वाला था वो बच गया। समझ में आ रहा है? देखो,
हमने गर्म पानी में हाथ डाला, गया इम्पल्स, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने बोला कि हाथ हटाना है, सोचेगा ब्रेन पहले तो और फिर हाथ हटाएगा, हो सकता है तब तक हाथ जल जाए। तो हमने क्या किया, ब्रेन को इन्वॉल्व भी नहीं किया, ये इम्पल्स गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ तक इम्पल्स गई और स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ने ही बोला कि हाथ हटा लो, हाथ हटा लो। तो समय कम लगा तो होने वाला नुकसान बच गया, अभी हमको नुकसान नहीं हुआ, ओके। तो हम कहाँ पे थे, स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर दे दिया कि हाथ हटा लो, हमने फटाक से हाथ हटा लिया, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हुई, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुई, एक्शन फास्ट आया, होने वाला नुकसान बच गया। तो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही कमांड ऑर्डर दे देगी, ऐसे रिफ्लेक्स को बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स। और जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को कहेंगे सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। यानी पूरा इम्पल्स ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन वहाँ पे बोलेगा, वही काम होगा, ओके। तो इतना क्लियर हो गया रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। आप बोलोगे मैम ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, समझ में आया, इसलिए ब्रेन हम नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं। बेटा स्पाइनल कॉर्ड भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरॉन्स की ही बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक हम क्या बोलेंगे बंडल होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके ऊपर में हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है, और उसके ऊपर से हमारा ब्रेन चालू होता है, ओके। ये सारा स्ट्रक्चर हमको आगे में पढ़ना है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमको आगे के लेक्चर्स में पढ़ना है। तब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। और आपको एक चीज़ क्या करनी है, आपको अभी के अभी मतलब जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है उसके बाद में आपको फिर से एक बार 2 बार ये वीडियो देख लेना है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से आप 1 बार 2 बार वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप दोबारा सुनोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया अभी यहाँ तक आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अपनी अटेंडेंस एक बार लगा दो कमेंट बॉक्स में जाके, और कोई डाउट होगा तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नाम के साथ कमेंट आपको वहाँ पे करना है और बता सकते हो हमको कमेंट करके, ठीक है। तो ऐसा रिफ्लेक्स जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड क्यों, क्योंकि उसमें भी न्यूरॉन्स, हमारे बॉडी में पूरे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं कि हर जगह से वो इम्पल्स पिक करके हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्यों, क्योंकि ब्रेन तक जाएगा नहीं, थिंकिंग होगी नहीं, उस पर ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक एक्शन आएगा और हमारे को समय कम लगेगा, ठीक है, समय कम लगेगा, है ना। जैसे कि हमारे गले में कुछ अटका है और हमारा दिमाग सोच ही रहा है, उतने देर में हमारे को चोकिंग हो गया, तो डेंजरस सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो सकती है। इसीलिए कफिंग रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी बिना सोचे समझे कफिंग करके हम वो अटके हुए कचरे को बाहर निकाल देंगे, तो डेंजरस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में ये काम है रिफ्लेक्स एक्शन का। लेकिन बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें डेवलप ही नहीं हुआ है बेटा नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है, मतलब उनमें थिंक करने की क्षमता ही नहीं है, थिंक करने की क्षमता नहीं है, मतलब सारे एक्शन वहाँ पे किसके थ्रू होंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। जहाँ थिंकिंग नहीं मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। और जहाँ थिंकिंग आ गई तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मतलब एकदम क्विक, ऑटोमेटिक, किसी ने आपको चाटा मारा आपने फिर से रख दिया बिना सोचे समझे, दैट विल बी रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन आपको चाटा मारा, आप घर पे आके आपने सिचुएशन एनालाइज की, फिर आप 5-7 लोगों का गैंग लेके उसको मारने के लिए गए, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आपने सोचा, आपने थिंक किया। तो समझ में आ गया रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। चलो अभी उसको हम डायग्राम के मदद से समझते हैं। कोई भी स्टिमुलस क्या है हमारा, समझ लो हीट। हमने आग के ऊपर में हाथ रखा या हमने गर्म पानी के ऊपर में हाथ रखा, तो ये हो गया स्टिमुलस। रिसेप्टर कौन, हीट को कौन रिसीव करेगा, बताओ आप लोग, हीट को कौन रिसीव करेगा, हमारे हाथ में रिसेप्टर रहेंगे, क्योंकि हम हाथ आग के ऊपर रख रहे हैं ना, पैर भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, हाथ आप आग के ऊपर रख रहे हो, तो रिसेप्टर कौन से हो गए, हीट रिसेप्टर या आप कह सकते हो जो टेम्परेचर रिसेप्टर है, ठीक है, यानी हीट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, थर्मो रिसेप्टर हम उसको कहते हैं, जो हमारे हैंड के स्किन में है,
हीट रिसेप्टर ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स, ठीक है, क्योंकि हमने हीट के ऊपर में हाथ रखा है, आग के ऊपर में हाथ रखा है, हाथ में स्किन है, स्किन में रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर? हीट रिसेप्टर। यानी वो पहचान रहे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे है, पहचाना उन्होंने, यानी रिसेप्टर, ठीक है, पहचाना उन्होंने। यानी एक तरीके से ये सेंसरी ऑर्गन हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया हमारा। कौन हो गया हमारा सेंसरी ऑर्गन? स्किन, क्योंकि उसने सेंस किया, रिसेप्टर की मदद से सेंस किया कि हीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कुछ तो भी एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्शन लेने के लिए उसको ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर देगा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन, लेकिन उसके लिए पहले मैसेज हमको भेजना पड़ेगा। ये मैसेज रिसेप्टर से या कहो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके जाता है वो न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन कहलाता है? सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेके गया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जनरली रिफ्लेक्स एक्शन, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के रिफ्लेक्स एक्शन में जनरली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, नुकसान तब तक हो चुका होगा मे बी, इसीलिए ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही बोलेगा हाथ हटा लो, ब्रेन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सोचने का समय बच गया। लेकिन कोई कोई कंडीशन में ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, अब क्या होगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टर, इफेक्टर कौन है हमारा? इफेक्टर हमारी मसल है। मसल, कोई बोलेंगे ना मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मसल अपना साइज कम करेगी तभी हम हाथ हटा पाएंगे, तो इफेक्ट कौन शो कर रहा है? मसल्स। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक फिर मैसेज या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स आनी चाहिए यहाँ तक, वो कौन सा न्यूरॉन लेके आएगा? वो लेके आएगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, वो लेके आएगा मोटर न्यूरॉन। और जैसे ही मोटर न्यूरॉन यहाँ पे लेके आया मसल तक, यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था न्यूरॉन केमिकल रिलीज करेगा मसल के ऊपर में, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, साइज चेंज करेगी और मूवमेंट वहाँ पे आएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा? वी विल रिमूव अवर हैंड्स फ्रॉम हीट, ठीक है, हाथ को हम मूव कर देंगे, मूविंग ऑफ हैंड, हैंड को हम मूव कर देंगे। तो एकदम क्विकली एक्शन होता है ना, जैसे सोचो आपने गर्म पानी में हाथ डाला तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता हमको हाथ निकालने में, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथ वो फॉलो कर रहा है ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्स। पाथ क्या हो गया? स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिसेप्टर पे स्टिमुलस आया, स्किन से ब्रेन तक गया सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर पे नर्व इम्पल्स आई और फिर रिस्पॉन्स आया। तो इसी को कहा हमने रिफ्लेक्स आर्क, पार्ट टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, इतना क्लियर है सबको? ओके, सो इस तरीके से होता है। आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखोगे तो ये सिंपल हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको इस तरीके से हैंड का डायग्राम दिया हुआ है पूरा, ठीक है, यू कैन सी इस तरीके से हैंड का डायग्राम आपको दिया हुआ है ना। तो उसमें देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, ये रहा आपको ऊपर वाला सेंसरी न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आया। और ये देखो मोटर न्यूरॉन, यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये दिख रहा है, नीचे वाला मोटर न्यूरॉन कहाँ तक आया? मसल तक आया, ये मसल तक मोटर न्यूरॉन आया, ठीक है। इफेक्टर, और इफेक्ट शो करेगा इसलिए इफेक्टर, हाथ वो हटा लेगा, हाथ वो हटा लेगा। लेकिन इसके बीच में आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा यहाँ पे क्या है बेटा? रिले न्यूरॉन है ना, यानी इन स्पाइनल कॉर्ड है। अभी अगर मैं ये हटा के यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड अगर बनाती हूँ, ये हटा के मैं यहाँ पे अगर स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि समझ लो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, तो इसके बीच में आपको एक और न्यूरॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके बीच में एक और न्यूरॉन देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया सेंसरी न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड तक आया, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रहा है मोटर न्यूरॉन, और इसके बीच वाला जो न्यूरॉन है वो है रिले न्यूरॉन। जैसे कि हमने पहले देखा था रिले न्यूरॉन का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, रिले न्यूरॉन तो बस इन दो न्यूरॉन को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। समझ लो ये एक न्यूरॉन यहाँ से आया और ये न्यूरॉन इधर जा रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन लेके आया रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है ऐसा समझ लो, ठीक है।
और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रहा है मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम होता है सिर्फ जोड़ना और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी अटेंडेंस वहाँ पे लगा दीजिए बेटा सब लोग, और कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल करके भी एनी टाइम पूछ सकते हो। आपको सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कॉपी में अपने नोट्स तैयार करने हैं बेटा, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। पूरे डेफिनेशंस मैंने बोर्ड पे लिखे थे, वो डेफिनेशंस आपको समय समय पे स्क्रीनशॉट करके डेफिनेशंस लिख लेनी है, या फिर एस चांद ने सब डेफिनेशंस वगैरह दी है। पूरा टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाने हैं। रिफ्लेक्स एक्शन पे शॉर्ट नोट आएगा, तो रिफ्लेक्स एक्शन पूरा एक्सप्लेन आपको करते आना चाहिए। पूरे आपको नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको एक बार में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो जैसे हमारा लेक्चर खत्म होता है एक बार और वीडियो देख लो, एक बार और लेक्चर देख लो, और दूसरी बार देख लो, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ या आप कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। आई होप रिफ्लेक्स सेक्शन समझ में आएगा। ऐसी हर चीज़ के लिए होता है। अगर हम प्यूपिल्स का एग्जाम्पल ले, अगर हम प्यूपिल्स का एग्जाम्पल है तो ये हटा दो, यहाँ से हीट वाला एग्जाम्पल हटा दो। हीट की जगह पे क्या आ जाएगा फिर बेटा? हीट की जगह पे प्यूपिल में स्टिमुलस क्या रहेगा? प्यूपिल में स्टिमुलस क्या रहेगा? लाइट, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर ही प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा होगा, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था। तो लाइट रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे फोटो रिसेप्टर? स्किन में रहेंगे क्या? स्किन लाइट को डिटेक्ट करेगा क्या? नोज में रहेंगे? फोटो रिसेप्टर कहाँ पे रहेंगे? आईज में। तो आईज हो गया सेंसरी ऑर्गन जिसने स्टिमुलस को सेंस किया। स्टिमुलस क्या था? लाइट। रिसेप्टर भी फोटो रिसेप्टर आईज में प्रेजेंट है। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था ना मैंने, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक। बीच में दोनों को जोड़ रहा है रिले न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे लेके आएंगे? इफेक्टर मसल्स। कौन सी मसल्स? लेकिन अभी हाथ की मसल्स क्या? नहीं, आई में भी छोटी छोटी मसल्स होती है। आई में भी छोटी छोटी मसल्स होती है। तो आई की मसल्स क्या करेंगी? प्यूपिल की मसल्स क्या करेंगी? प्यूपिल जो आई में वाला पार्ट होता है ना प्यूपिल, इसकी मसल्स क्या करेंगी? अपने साइज को कम ज़्यादा करेंगे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट। और यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या आएगा? चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल। चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि लाइट आँख में कम आनी चाहिए, अदरवाइज लाइट की वजह से आपको डैमेज पहुंचेगा। और अगर क्या है, लाइट कम हो गई, जैसे लाइट चले गई हमारे घर पे, अचानक रात में लाइट चली गई, तो देखो थोड़े देर तक हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, 1-2 सेकंड तक पूरा काला काला दिखाई देगा, लेकिन 1-2 सेकंड बाद अपने आप हमको दिखना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने समय में प्यूपिल ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसने अपना साइज बड़ा कर दिया, तो अब ज़्यादा लाइट आने लगी तो हमको दिखाई देने लगा। वैसे ही अगर हम एकदम से घर के बाहर धूप में निकलते हैं तो भी हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइट हमारे आंख में आने लगती है। तो अब क्या करेगा? प्यूपिल अपना साइज कम कर लेगा, और इसमें सोचना कहीं भी नहीं पड़ रहा है। ये सारा हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो आई होप आज का आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन है और हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको पूरा अच्छे से ये एक बार और देख लेना है और पूरे अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं बेटा। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो। समझ में आ गया? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, दिस इज़ द टाइम यू हैव टू कैश। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा इतना टॉपिक प्रिपेयर करके रख देना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू।